नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल HN हिंदी में। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे यूनिट 2 से। हमने अब तक पढ़ लिया है हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल तक का इतिहास हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल। तो अब आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल अपने में बहुत बृहद है, ये देखते हुए चलना है, ठीक। तो यहाँ जो सबसे पहले आपके जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक आता है ना, वो है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, मतलब अभी तक आपने रीतिकाल तक पढ़ा और रीतिकाल में आपने देखा कि जितनी भी रचनाएं हो रही थी वो रचनाएं सब मैक्सिमम जो है वो काव्य की रचनाएं होती है। ऐसे में गद्य की जो तमाम विधाएं हैं वो अचानक से कब आ गई, कैसे आ गई और उसमें खड़ी बोली ने अपना स्थान कैसे बना लिया, इसकी चर्चा हम इस सेक्शन में करेंगे, ठीक। तो अभी तक की जो भाषा थी वो क्या थी? अभी तक साहित्य की भाषा रीतिकाल की क्या थी? ब्रज थी, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि एकदम गद्य लिखा ही नहीं गया, थोड़ा बहुत गद्य लिखा गया, लेकिन वह गद्य भी इसी ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था। अब ब्रज भाषा में गद्य लिखा जा रहा था तो खड़ी बोली कहाँ से आ गई? ब्रज भाषा में कौन कौन सा गद्य लिखा गया? तो हमने नाम सुना था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ वही जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। इन्होंने लिखा था श्रृंगार रस मंडन, ठीक है। यह भी गद्य में है लेकिन भाषा इसकी ब्रज है। इसी की तरह नाभादास ने गद्य में ही लिखा था अष्टयाम। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा था। एक अष्टयाम इन्होंने गद्य में लिखा, दूसरी पद्य में भी लिखा, लेकिन यह भी खड़ी बोली में नहीं लिखा। इसके अलावा सूरत मिश्र जैसे लोगों ने और कई कवि वृत्त संग्रह भी आए जो कि गद्य शैली में ही लिखे गए, लेकिन वह सब ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा में ही लिखे जा रहे थे। इनफैक्ट इसी में नहीं, हम अगर बहुत पहले देखें तो प्राचीन काल में भी आपकी कुछ रचनाएं जो हैं वो गद्य में हुई, जैसे कि राउल वेल आती है, श्रीलंकृत कृति है रोड कवि की, यह भी गद्य में मानी जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, व्याकरण ग्रंथ है दामोदर शर्मा की, ये भी आपकी गद्य भाषा में, गद्य शैली में है। और इसी के साथ एक है वर्ण रत्नाकर, यह भी रचना चूंकि यह कोश है, शब्दकोश, यह भी आपकी गद्य में ही है। ठीक, इसके अलावा एक बहुत फेमस रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग थी, ये अकबर के समय के लिखी गई थी। ये रचना भी आपके गद्य में ही है। लेकिन अभी तक खड़ी बोली का स्थान, मतलब इस हिंदी का स्थान आपके गद्य में नहीं हो पा रहा था, इनफैक्ट साहित्य में ही नहीं आ पा रहा था। हमने देखा कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू जरूर कर दिया था, लेकिन अभी तक खड़ी बोली आम जनमानस में वो लोकप्रियता भी प्राप्त नहीं कर पाई थी, इसलिए खड़ी बोली में कोई रचनाएं भी नहीं हो रही थी। अब खड़ी बोली का अस्तित्व कहाँ से आता है, इस पर भी एक प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली कहाँ से अचानक से आने लगी। तो कहा जाता है कि खड़ी बोली ये जो हमारे मुस्लिम्स जो हैं, कहीं ना कहीं ये उर्दू और जिस मिश्रित बोली का प्रयोग करते रहे, उसको धीरे 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 चल करके खड़ी बोली कहा जाने लगा। और ये मानते भी हैं कि खड़ी बोली का संरक्षण करने में उनका बहुत योगदान है।
अब साहित्यिक हिंदी की बात करें तो साहित्यिक हिंदी के लिए दक्षिणी हिंदी जो है वो बहुत ज्यादा हमारी हिंदी को, खड़ी बोली को मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। साहित्यिक हिंदी, दक्षिणी हिंदी, जिसे हिंदवी भी कहा गया, इसमें कुछ रचनाकार शुरुआत के आए, जैसे आपने पढ़ा होगा बंदा नवाज गेसुद्राज, इनकी रचनाएं आई, ये भी आपकी हिंदवी में ही थी, दक्षिणी में थी। इसके अलावा मुल्ला वजही आए, ये इन्होंने भी दक्षिणी में सबरस नामक रचना करी थी। तो ये सारे, इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप एकदम ध्यान से सुन रहे, इन लोगों ने दक्षिणी हिंदी में रचना की और वहां से ये चीज जो है वो धीरे 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 फिर निकल कर आएगी और खड़ी बोली का अस्तित्व वो भी अब तक जो काव्य था वो अब साहित्य में भी बदलेगा और खड़ी बोली ना केवल गद्य की भाषाओं में बल्कि धीरे 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 वह काव्य की भाषाओं में भी आती रहेगी। हिंदी खड़ी बोली को एकदम बड़े पैमाने पे लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो तो हर एक छोटे छोटे प्रयासों को ये श्रेय है, लेकिन हम जानते हैं कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, कौन? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि जो अंग्रेजी सैनिक हैं, जो अंग्रेजी अफसर हैं, उनको भारतीय भाषा का ज्ञान हो। इसलिए इन्होंने प्रिंसिपल नियुक्त किया मिस्टर गिलक्राइस्ट को। ठीक है, अब इन गिलक्राइस्ट महोदय ने 2 भाषा मुंशी नियुक्त किए। कौन? 2 भाषा मुंशी, 2 भाषा मुंशी नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं? ये गिलक्राइस्ट महोदय। अब ये 2 भाषा मुंशी कौन है? एक है आपके लल्लू लाल, लल्लू लाल, दूसरे हैं आपके सदल मिश्र। अब ये लल्लू लाल और सदल मिश्र का बहुत ज्यादा योगदान है आपकी इस हिंदी को मेन स्ट्रीम के गद्य में लाने के लिए। ठीक, बहुत ज्यादा इन्होंने एक तो बहुत कुछ वहां पे अनुवाद भी किए, लोगों को सिखाया भी, और इसके साथ स्वयं भी रचनाएं इन्होंने करी जो हिंदी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लल्लू लाल तो स्पेशली हिंदी के संस्कृत नष्ट के लिए बहुत ज्यादा ये प्रयास करते थे। इनका ये भी था कि अब ये उर्दू मिश्रित भी हिंदी नहीं हो, हिंदी पूरी तरीके से जो हो, ये उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। क्या कहते थे? यामनी भाषा। इन्होंने उर्दू को यामनी भाषा कहा और कहा कि हमें इससे भी दूर रहना है। कुल मिलाकर के हिंदी जो हो वो पूरी परिनिष्ठित हिंदी हो। इनकी रचना एक है प्रेम सागर, प्रेम सागर, जिसमें ये स्पष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं, उदाहरण देते हैं। कहा जाता है ये चटकीली, मटकीली और चुटीली हिंदी का प्रयोग करने में ज्यादा माहिर थे और करते थे। ठीक है, वही हैं आपके सदल मिश्र। इन्होंने स्पष्ट तौर पे प्रॉपर जो बोलचाल की हिंदी का व्यवहार का प्रयोग है उसको भी इन्होंने ज्यादा आश्रय दिया। इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। बिहार जगह के रहने वाले थे और हिंदी को बहुत रोचकता के साथ प्रस्तुत करने पर यह ज्यादा बल देते थे। इसके अलावा यह 2 नाम के अलावा, क्योंकि यह तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है, अब इस कॉलेज के बाहर भी, इस कॉलेज के बाहर भी 2 व्यक्ति अथक प्रयास कर रहे थे। इनका नाम है इंशा अल्लाह खां। पहला नाम है आपका इंशा अल्लाह खां और दूसरा नाम है सदा सुखराय। सदा सुखराय, इन दोनों में भी ने भी बाहर, फोर्ट विलियम के बाहर हिंदी को मेन स्ट्रीम में लाने का अथक प्रयास किया है। कैसे? इन्होंने अपनी खुद की पुस्तकें भी लिखी और इसके साथ लोगों को इस हिंदी के लिए जागरूक भी करते हैं। सदा सुखराय की जो पुस्तक है सुख सागर,
सागर, यह इनकी हिंदी का अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से इंशाअल्लाह खान ने उदय भान चरित, जिसे रानी केतकी की कहानी भी कहते हैं, लिखी। ये उत्कृष्ट हिंदी का अच्छा नमूना है। उदय भान चरित, इसे ही हम रानी केतकी की कहानी नाम से भी जानते हैं। यह दोनों, इनफैक्ट अगर हम कहें तो ये जो 4 नाम हैं, इंशाअल्लाह खां, सदा सुख राय, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन चारों ने, ये जो चारों स्तंभ हैं, हिंदी को, खड़ी बोली को आपके मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने प्रयास किया। धीरे धीरे जो आपकी हिंदी है, खड़ी बोली, वो अदालती भाषा की हिंदी के लिए भी प्रयोग की मांग हो जाने लगी, और हिंदी को मेन स्ट्रीम में लाने का इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा। एक प्रयास और भी लगातार जारी था, वो था समाचार पत्रों का। पत्रकारिता ने बहुत बड़ा योगदान दिया आपके इस हिंदी गद्य के उद्भव और विकास में। उस समय उद्दंत मारतंड छपना शुरू हो गया था। अब वह धीरे धीरे उसके साथ और भी कई लाइन में पत्रिकाएं आने लगी, समाचार पत्र आने लगे। अभी हम समाचार पत्रों के बारे में भी डिटेल से पढ़ते वक्त हम जानेंगे, जिन्होंने हिंदी में अब लेख निकालने शुरू किए, एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकालना शुरू किया। इनफैक्ट छोटी मोटी जो 2-2 लाइन की पंक्तियां निकालने हिंदी में शुरू किए। जिस तरह से हिंदी में, खड़ी बोली में कविताओं की कहीं ना कहीं छुटपुट शुरुआत देखने को हमें यहाँ से भी मिल जाती है। तो हिंदी गद्य के उद्भव विकास में यह कुछ जरूरी एफर्ट, और बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट रहे थे। नवीन चंद्र राय ने, शरदराम फुलौरी ने बहुत अलग से एफर्ट किए थे, जो भी प्रशंसनीय है, योगदान उनके भी हैं। लेकिन एक समरी रूप में हम कहें तो ये सारे नाम जो हैं वो अधिक इम्पोर्टेंट हैं, और इससे प्रश्न भी आपके जरूर पूछे जाते हैं हर जगह से। अगर हम हिंदी के गद्य का उद्भव विकास की बात करें तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो समय चल रहा है, ये लगभग अभी भारतेंदु के आने के पूर्व का समय है। तो भारतेंदु के पूर्व इसका अगला टॉपिक है भारतेंदु पूर्व हिंदी का गद्य। उसमें भी यही 4 नाम, इसके अलावा 1-2 नाम और हैं जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं।